हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो लेकर आ गए हैं भाई और एक माइंड मैप सेशन। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं। पिछले 4 माइंड मैप्स में मैंने आपको ईएम वेव, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, ये 4 माइंड मैप्स अपने डन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज चैनल पे जाइए और आपको ये 4 माइंड मैप्स मिल जाएंगे। तो आज का चैप्टर होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स में सवाल आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसे स्लो स्लो देखेंगे ताकि आपका इसी माइंड मैप से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा कि डीसी क्या है। एसी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सर डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट बेटा यूनी डायरेक्शनल करंट है। यूनी डायरेक्शनल करंट मतलब सर वो एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आए। इसका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होगी। इट इज यूनी डायरेक्शनल, ये आपको समझना होगा। यहां पर मैंने ऐसा दिखाया कि ईएमएफ कांस्टेंट है, तो ऐसा आप दिखाओगे जो जनरल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बनाते हैं। और ईएमएफ अगर वेरिएबल है तो हम लोग कुछ ऐसा सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, ये मैंने बात बेटा थोड़ी एक्स्ट्रा लिखी है ये वाली, कि यहां पर जो डीसी करंट है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होता है। जैसे हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में अपन ने इस पे डेरिवेशंस के लिए माना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में हम लोग डेरिवेशंस के लिए मानते हैं। तो यहां पर डीसी में क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होगा। तो यहां पर करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3/2। ये आप चाहिए तो याद रख सकते हो सीधा। यस, यहां पर मैंने क्या बताया, डीसी में करंट कांस्टेंट भी हो सकता है जैसे ये वाला, और यहां पर वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट बात है कि यूनी डायरेक्शनल तो सर होना ही चाहिए। ठीक है, यहां पर इसको हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं, हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, जो आप लोग पढ़ेंगे सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। यस, इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर हॉट कॉइल एमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। हॉट कॉइल एमीटर क्या होता है, वो हीट मेजर करता है बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपने पढ़ा होगा 10th में, I²RT। तो वो दोनों आप इसके लिए यूज कर सकते हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी और एमीटर भी। तो भाई डीसी का आपको क्या पूरा फील आ गया, डीसी करंट क्या होता है। डीसी हमने समझ लिया है। डीसी आपको समझ में आया, डीसी आपको समझ में आया, डीसी आपको समझ में आया। यस सर, आगे बढ़ते बेटा हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं जो अपने चैप्टर में। ऑल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं। एसी क्या होता है बेटा, एसी हम लोग समझते हैं बाय डायरेक्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाय डायरेक्शनल यानी इसके दो डायरेक्शंस होते हैं, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। ये आपने समझा होगा कि पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर ये बाय डायरेक्शनल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सिंबल हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये इसका सिंबल होता है। यहां पर करंट सरफेस एरिया से फ्लो होता है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल से फ्लो नहीं होता, यहां पर साइड सरफेस एरिया से करंट फ्लो होता है। इसलिए यहां पर करंट लीकेज के चांसेस आप बोल सकते हो कि होते हैं। यहां पर करंट लीकेज के चांसेस होते हैं क्योंकि करंट सरफेस एरिया से फ्लो करता है। देयरफॉर हम लोग मल्टीपल थिन वायर्स यूज करते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके। आपने देखा होगा कि एक वायर में मल्टीपल थिन हम लोग कॉपर वायर्स यूज करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए ये अच्छी बात क्यों है, क्योंकि मल्टीपल थिन वायर्स क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो करंट ओवरऑल इंक्रीज होगा। इसको सर हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो बेटा इसको हम लोग हॉट वायर
एमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएटिंग करंट है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में बार बार डिफ्लेक्शंस ऐसे होंगे और मोमेंटरीली वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। यस, यहां पर H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पर जो आई स्क्वायर होता है वो आरएमएस होता है, जिसे हम लोग इफेक्टिव करंट भी कह सकते हैं। आरएमएस इज द इफेक्टिव करंट, जिसके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में समझेंगे। यस, यहां पर आपको साइनोसॉइडल एसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर साइन या कॉस के फंक्शंस में आपको एसी मिलेगा। तो इसके लिए आपको फुल साइकिल के लिए याद रखना है 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए 2I0/π होता है, RMS I0/√2 होता है। ये तीनों चीजें बेटा आपको याद होनी चाहिए। फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 2I0/π एंड RMS I0/√2। यहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताया है आपको। स्क्वायर एसी, स्क्वायर एसी में क्या है, एक ऐसा एसी है जहां पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में I0 और RMS भी यहां पर I0 आता है। ट्रायंगुलर एसी ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो ट्रायंगुलर एसी में फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में I0/2 एंड RMS I0/√3 ये आपको देखने को मिलता है। बोर्ड्स के लिए मैं कह देता हूं, बोर्ड्स के लिए सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए साइनोसॉइडल एसी ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, ट्रायंगुलर एसी एंड स्क्वायर एसी मैंने बता दिया है। आप देख सकते हो बेटा, एसी का भी बेसिक आइडिया आपको समझ में आया होगा, एसी का भी बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। क्लियर है, बेसिक आइडिया समझ में आया? क्लियर है? यस। तो आगे बढ़ते बेटा, आगे हम लोग बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर क्या है वो हम लोग समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो यहां पर क्या है, डीसी कांट बी ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। डीसी को आप लार्ज डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में पावर लॉस डीसी में बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से एसी को हालांकि हम लोग लार्ज डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए एसी का एक एडवांटेज है डीसी के ऊपर। डीसी का कांस्टेंट वोल्टेज होता है, उसको हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। जनरली यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज होता है, उसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते, स्टेप अप नहीं कर सकते, स्टेप डाउन नहीं कर सकते। लेकिन एसी में हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर्स में पढ़ेंगे कि हम लोग स्टेप अप भी कर सकते हैं, वोल्टेज इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, वोल्टेज घटा भी सकते हैं। इसका मेंटेनेंस काफी हाई होता है, वेराज एसी का मेंटेनेंस काफी लो होता है, इसलिए ये बेनिफिशियल है। और आखिरी बात जो मैंने पहले ही बताई कि यहां पर पावर लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एसी के कंपैरिजन में। यस, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि 220 वोल्टेज एसी या 220 वोल्टेज डीसी, इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है। तो काफी बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो वो ज्यादा डेंजरस होगा। लेकिन इसका आंसर है कि 220 वोल्ट एसी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये जो 220 वोल्ट एसी है वो एक्चुअली इसका जो पीक वैल्यू है, एक्चुअली जो इसकी जो पीक वैल्यू है वो 220 नहीं है, वो 220 इंटू √2 है। 220 इंटू √2 है। तो यहां पर ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका, 311 वोल्ट। 311 वोल्ट उसकी पीक वैल्यू होगी। और अगर मैं घर की फ्रीक्वेंसी मानूं तो वो 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। तो आप देख सकते हो कि 100 टाइम्स पीक वोल्टेज रीच होगी, 100 टाइम्स पीक वोल्टेज रीच होगी। सर कैसे 100 टाइम्स? आपने देखा है बेटा, साइकिल में एक वेव के 2 बार मैक्सिमा आता है, एक वेव में 2 बार मैक्सिमा होता है। तो यहां पर 50 इंटू 2 तो 100 टाइम्स पीक वोल्टेज हिट होगी, इसलिए ज्यादा वो डेंजरस होगा। वेरस यहां पर अगर 220 वोल्ट डीसी लिखा है तो वो स्ट्रिक्टली कांस्टेंट वोल्टेज है। और आपको मैं ये बता देता हूं कि 220 वोल्ट एसी लिखा होगा तो ये जो 220 वोल्ट लिखा है वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू लिखी होती है।
और आरएमएस वैल्यू हम लोग जनरली इस फॉर्मेट में लिखते हैं क्योंकि आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू होती है एसी की। लेकिन अगर पीक वैल्यू आप जाएंगे तो आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने पिछले इसमें देखा साइनसॉइडल के केस में कि I0/√2 आरएमएस होता है, तो V0 निकालने के लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस होता है। यस, समझ में आया बेटा? ये इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा बात है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको प्रैक्टिकल मैनुअल बुक में देखने को मिल सकते हैं, प्रैक्टिकल बुक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे बातें हैं, इसलिए आप बेटा इसको देख लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बेटा यहां से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होता है, दैट इज एसी अक्रॉस रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने एसी लगाया है तो क्या होगा, यहां पर रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस मैंने एसी लगाया है। बैटरी का हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो यहां पर ये साइन के फंक्शन में है, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इधर होगा उतना ही ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, उतना ही ये रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। हाँ सर, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा। यस, तो यहां पर VR इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। तो VR क्या होता है सर, सिंपल V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से हम लोग लगा सकते हैं, तो IR इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। तो यहां पर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, I0 बराबर V0 अपॉन R। V0 क्या है, पीक वोल्टेज है, तो पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या देगा, पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या देगा सर, ये हमें पीक करंट देगा। यस, ये हमें पीक करंट देगा। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप देख सकते हो करंट का फंक्शन भी साइन में है और जो वोल्टेज का फंक्शन है वो भी साइन में है, मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। यस, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अगर आरएमएस मुझे चाहिए, अगर आरएमएस मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूं IRMS इज इक्वल्स टू VR RMS बटा R। RRMS को क्या लिख सकता हूं, VRMS बटा R। यस सर। अगर मैं बात करूं बेटा पावर लॉस की, तो पावर लॉस क्या होता है ये आपको याद रखना है बेटा। पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस का जनरल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, VRMS IRMS cos phi। VRMS RRMS cos phi होता है, तो VRMS इंटू IRMS, क्योंकि यहां पर cos phi यानी phi की वैल्यू यहां पर क्या होगी सर phi की वैल्यू यहां पर 0 होगी, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या होता है बेटा, 1 होता है, इसलिए इस केस में क्या आता है बेटा, मैक्सिमम पावर लॉस आता है। रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम पावर लॉस आता है। यस, रेजिस्टिव केस में आपको मैक्सिमम पावर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां पर आप ग्राफ देखिए, I यहां पर ऐसे ही साइन के फंक्शन में V की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये दोनों सेम फेज में आपको देखने को मिल सकता है, साइन के फंक्शन में ही है। जब भी V 0 है तभी ही I 0 है, ये सेम ही फेज में आपको देखने को मिल रहा है। बस V मैंने यहां पर ऊपर प्लॉट किया है क्योंकि यहां पर V की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि I0 इज इक्वल टू V0 बाय R, तो V की वैल्यू ज्यादा होगी I के कंपैरिजन में। यस, तो ये आपको ग्राफ देखने को मिला। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा था, cos थीटा, तो cos 0 डिग्री यहां पर कितना आएगा, 1। cos की वैल्यूज आपको याद ही है। तो यहां पर पावर लॉस क्या होता है, मैक्सिमम, तो इस पे सवाल बन सकता है, पावर लॉस मैक्सिमम होता है, पावर लॉस मैक्सिमम होता है, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, IRMS VRMS बाय R, I0 V0 बटा R साइन ओमेगा टी। ये आपको AC अक्रॉस रेजिस्टर समझ आया? AC अक्रॉस रेजिस्टर आपको क्या समझ आया? क्लियर है? AC अक्रॉस रेजिस्टर क्लियर है? बढ़ते हैं बेटा हम लोग आगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस, AC अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या है, कैपेसिटर मैंने लगा जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, C। तो बैटरी का कितना होगा, V0 साइन ओमेगा टी। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। यस सर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बैटरी का वोल्टेज बराबर कैपेसिटर का वोल्टेज। तो कैपेसिटर की कुछ फॉर्मूला होते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV, तो हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, Q बाय C।
तो यहां पर पुट कर दो Q बाय सी, तो C यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो C V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर Q। सर हमें तो करंट निकालना है, तो करंट को हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़ते थे, यहां पर आपको याद आ रहा होगा I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते थे इंस्टेंटेनियस करंट बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पर क्या आएगा, सी वी नॉट ओमेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट किया मैंने साइन ओमेगा टी का, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, यस सर। तो यहां पर सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर मैं एनालॉजिकली देखूं तो वी नॉट बटा आर होना चाहिए, आर मतलब कौन सा भी टाइप का रेजिस्टेंस। तो एनालॉजिकली लिखा कि मैंने इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सर इसको मैं 1 बाय ओमेगा सी लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर जाके वो यही टर्म देगा, इसलिए जो यहां पर ये टर्म है वो एक्चुअली ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा आपने पढ़ा होगा, ओमेगा क्या होता है बेटा, सर हमने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ये सारे बच्चों को फॉर्मूला याद है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, यस। तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू सी। यहां पर काय सी क्या होगा सर, काय सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो इनके केस में ग्राफ कैसे बनेगा, अगर उसने ऐसे पूछा कि काय सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो ये कैसा बनेगा सर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस पे सवाल बोर्ड्स में पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांसेस होते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा करंट, तो करंट यहां पर लीड करता है वोल्टेज को पाई बाय 2 से। सर कैसे, करंट के इक्वेशन में कॉस आया और वोल्टेज के इक्वेशन में साइन था, तो अगर मैंने कॉस को इधर माना और साइन को इधर माना तो आप देख सकते हो कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, मतलब यहां पर करंट आगे है वोल्टेज के। ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको करंट का ग्राफ कॉस के टर्म्स में देखने को मिलेगा और वोल्टेज का ग्राफ आपको साइन के टर्म्स में देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक्चुअली करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, एक्चुअली यहां पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को पाई बाय 2 से। तो इस पे भी सवाल आ सकता है, जहां पर मैं BQ लिख रहा हूं वहां पर सवाल आने के चांसेस है। ये मैंने डेरिवेशन के साथ ही चीजें बताए हैं, इसलिए ये पावर पैक्ड सेशन है, आपको कहां पे जाने की जरूरत नहीं। यहां पर पावर लॉस एवरेज 0 होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा, वैटलेस करंट, वैटलेस सर्किट, वैटलेस सर्किट। ये सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैटलेस सर्किट। सर पावर लॉस 0 कैसे हुआ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पावर लॉस इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi। यहां पर cos phi कितना है सर, सर यहां पर तो 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, यस सर। इस पे हमने सारे प्रोफाइल ऑफ चीजें देख लिए, क्या AC अक्रॉस कैपेसिटर आपको समझ में आया, पूरा डिटेल एनालिसिस करके हम लोग चीजों को खत्म करने वाले हैं, यस यस। तो बेटा आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है AC अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग AC पढ़ने वाले हैं, तो AC अक्रॉस इंडक्टर, यहां पर भी सेम केस है, यहां पर मैंने इंडक्टर लगाया जिसका इंडक्टेंस L है। यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बैटरी होगा वही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होगा, यस सर। तो वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था -L di/dt। सर यहां पर माइनस की साइन हम लोग निगलेक्ट करने वाले हैं, यस। तो इसको भाई यहां पर पुट कर लो, इसको यहां पर पुट कर लो, तो यहां पर di मतलब अपने को करंट चाहिए, ये करंट है, तो आप dt को इधर भेज दोगे और L को इधर डिवाइड में ला दोगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहां पर ओमेगा का टर्म मल्टीप्लायर में, तो वो नीचे डिवाइड में आएगा ओमेगा। बेसिक आपको मालूम है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उससे ही हम लोगों ने यहां पर करंट की वैल्यू निकाली है।
करंट की वैल्यू आई है सर माइनस वी नॉट बटा ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। यहां पर आप देख सकते हो सर ये आर जैसा कुछ टर्म आ रहा है, जैसे जनरली वी बाय आर होता है, तो ये आर जैसा कुछ टर्म आ रहा है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। पिछले में अपन ने क्या पढ़ा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस का एल विच इज ओमेगा एल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। यहां पर भी पावर लॉस जीरो है, क्यों सर, यहां पर देखना बेटा वोल्टेज साइन में है, वोल्टेज साइन में है, और यहां पर नेगेटिव कॉस है, तो मैंने कॉस को अगर ऊपर बोला तो नेगेटिव कॉस नीचे होगा, तो करंट नीचे है और ये आगे है, करंट नीचे और ये आगे, तो वोल्टेज आगे है कितने एंगल से सर, पाई बाय 2, तो पावर लॉस कितनी होगी, जीरो होगी, तो इसको भी मैं कह सकता हूं वैटलेस सर्किट, वैटलेस सर्किट। यस, पावर लॉस यहां पर एवरेज जीरो है क्योंकि cos फाई की वैल्यू 90 है और 90 पे क्या आएगा सर, जीरो। यस, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, यहां पर वोल्टेज लीड करता है। ग्राफ में आप देखोगे तो यहां पर नेगेटिव से ग्राफ स्टार्ट होगा, नेगेटिव कॉस की तरह ग्राफ होगा, और वोल्टेज यहां पर साइन का ग्राफ दिखाएगा, और वोल्टेज एक्चुअली यहां पर लीड करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहां पर सारे प्रोफाइल ऑफ चीजें हम लोगों ने इंडक्टर के ऊपर कंप्लीट कर दिए है, इंडक्टर के ऊपर अपन ने बेटा सारे चीजें कवर कर दिए हैं, ठीक है, इंडक्टर के ऊपर अपन ने सारे चीजें कवर कर दिए हैं। यस, सारे चीजें कवर है इंडक्टर के ऊपर, सारे चीजें क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, यहां पर कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो पाए। एसी अक्रॉस आरएल, आरएल मतलब क्या बेटा, रेजिस्टर और इंडक्टर एक साथ लगा है, तो यहां पर सीरीज में तो करंट सेम होगा, सीरीज में क्या होता है सर, करंट सेम होता है, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है। यस, वोल्टेज ड्रॉप यहां पर डिवाइड होगा, यस सर, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख नहीं सकते। इसको तोड़ने का कंसेप्ट क्या सर, फेजर डायग्राम। फेजर्स क्या होते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, फेजर डायग्राम से हम लोग चीजों को तोड़ सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था, ये आपको नॉलेज काम में आएगा कि अगर रेजिस्टर की केस में क्या होता है, आई इधर मैंने माना, सपोज यहां पर आई फिक्स कर दो, तो आई और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ये होगा। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में सर वोल्टेज लीड करता है, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये वोल्टेज लीड करेगा, तो यहां पर नेट वोल्टेज क्या लिख सकते हो आप, ये नेट वोल्टेज लिख सकते हो सिंपल वेक्टर्स का यूज करके। यस, नेट वेक्टर ये लिख सकते हो। tan फाई आपको निकालना है, तो tan फाई आप क्या लिख सकते हो, VL बाय VR। सर यहां पर आपने उसके टर्म्स में क्यों लिखा है बेटा, उसको भी अपन वैसे मान सकते हैं कि VR इधर है तो यहां पर रेजिस्टेंस होगा और यहां पर काईसी होगा, क्योंकि यहां पर इंडक्टर का वोल्टेज है, तो अपन काईसी बाय कायल बाय R अपन लिख सकते हैं। यस सर, तो tan फाई आप दोनों के टर्म्स में लिख सकते हो। cos फाई क्या होगा सर, यहां से cos लिख सकते हो, वीनेट हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो VR अपॉन वीनेट, तो वीनेट को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर, हम लोग इंपेडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों यहां पर नेट कुछ आएगा, यहां पर अगर मैंने सपोज R माना, मैंने एक साथ आपको लिखने की कोशिश की है कि दो तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। tan फाई मैंने VL अपॉन VR लिखा है और वहां पर ही यहां पर रेजिस्टेंस आएगा और यहां पर कायल आएगा, तो कायल अपॉन R एक ही ग्राफ में मैंने बताया है। और cos फाई अगर आपने देखा तो इसके टर्म्स में क्या होगा सर, adjacent अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब VR अपॉन Vnet। और इसको ही अगर मैं दूसरे कंसेप्ट से देखूं, मतलब यहां पर R XL और यहां पर नेट, तो जो उसका नेट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंपेडेंस, तो यहां पर नेट हाइपोटेन्यूज है और ये adjacent है, तो यहां पर क्या आएगा R बाय Z, ऐसे R बाय Z, तो Z क्या होगा सर, नेट आपका इंपेडेंस, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। कंफ्यूज मत होना बेटा, एक साथ मैंने वोल्टेज और आपको एक साथ मैंने रेजिस्टेंस वाला रिलेट किया है, जनरली दो अलग अलग में रहते हैं लेकिन
सिमेट्रिकली मैंने आपको बताया कि एक साथ भी उसको लिखा जा सकता है। यस, तो z क्या होता है, z हमेशा पूछता है सर वेक्टर सम दीजिए r, और इसका वेक्टर सम आप सिंपली निकाल सकते हैं, दैट इज रूट r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर। xl की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ओमेगा l और उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर पावर लॉस क्या आएगा सर, v rms i rms cos phi। cos phi यहां पर क्या है सर, पावर फैक्टर। कभी उसने पूछा पावर फैक्टर निकालो तो cos phi आपको निकालना पड़ेगा जो r बाय z से आता है। इस पे बोर्ड्स पे बहुत सवाल बन चुके हैं, BQ है, जनरली LCR पे बनते हैं, लेकिन मैंने इतना तुझे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि ये भी तू सॉल्व कर सकता है। अभी मैंने बात की सर RC की, RC की तू खुद कर सकता है, RC की खुद कर। यहां पर C है, यहां पर R है, तो यहां पर करंट सेम होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट में सीरीज पे लगाया गया है। वोल्टेज ड्रॉप अपन सीधा लिख नहीं सकते, इसलिए फेजर का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अभी फील कर मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। यहां पर I को हमने फिक्स किया, VR यहां पर है सर, करंट लीड्स वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटर, मतलब मुझे वोल्टेज नीचे दिखानी पड़ेगी। हाँ, मुझे वोल्टेज नीचे दिखानी पड़ेगी, तो नीचे ही मैं XC भी दिखा सकता हूं। हाँ सर, और यहां पर मैं R भी दिखा सकता हूं, तो अभी खुद लिख, tan phi क्या होगा, VC by VR या फिर XC by XR। सर अभी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। यस, cos phi हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, VR अपॉन Vnet। Vnet क्या है, उसी मेथड से सर ऐसा, वाह। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R by Z। अभी सर हमें अच्छे से समझ में आया, हमने यहां पर टाइम दिया, इसलिए हम लोग ये सिमेट्रिकली कर पाए। पावर लॉस क्या, वही फॉर्मूला Vrms I rms cos phi, वही सिंपल फॉर्मूला सर, वही सिंपल फॉर्मूला है Vrms I rms cos phi। यस, AC अक्रॉस RL और AC अक्रॉस RC आपको समझ में आया। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जल्दी कमेंट में दिल बना देना। बोर्ड्स के लिए ये नहीं बताते, लेकिन अपन करेंगे इसको। यस, दिल बना देना बेटा अगर ये समझ में आया है दोनों। आगे बढ़ते सर, आप पढ़ाते जाइए, हमें समझ में आ रहा है। ओके बेटा, अगर मैंने LC बोला, LC के केस में क्या होगा सर, यहां पर, और आपको मालूम है करंट सेम होगा। यस, वोल्टेज हम लोग ड्रॉप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग फेजर पे देखेंगे, फेजर पे हम लोग ध्यान देंगे, फेजर पे ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सर फेजर यहां पर क्या होगा, करंट मैंने यहां पर फिक्स किया था, तो यहां पर VL तो ऊपर होगा, लीड करेगा, और VC तो लैग करता है सर। यस, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पर दो केसेस के पॉसिबिलिटीज आते हैं। अगर VL ज्यादा है, अगर VL ज्यादा है VC से, तो ये केस आएगा, ये केस आएगा। यहां पर क्या होगा सर, वोल्टेज ये है, और यहां पर, तो यहां पर ओवरऑल क्या होगा, वोल्टेज यहां पर आएगा, तो ओवरऑल यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं, वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। हाँ गुरुजी, यहां पर तो वोल्टेज लीड कर रहा है, लेकिन अगर VC ज्यादा है VL से, तो ओवरऑल नीचे आएगा। वेक्टर से हमने पढ़ा है, ओवरऑल नीचे आएगा, और यहां पर करंट रहेगा, तो इस केस में क्या होगा बेटा, करंट लीड करेगा। इस केस में क्या होगा बेटा, करंट लीड करेगा। इतना ही आपको इस केस में समझना है, यहां पर करंट लीड करेगा। समझ में आया? हाँ सर, पूरी फील आ गई हमें। दो केसेस बन सकते हैं, अगर VL ज्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगा, अगर VC ज्यादा है तो करंट लीड करेगा। फेजर की फील आ रही है? यस। अभी देख, ये जो बोर्ड्स के लिए महा इंपॉर्टेंट, इसको लिख, महा इंपॉर्टेंट। सर बोर्ड्स में मैक्सिमम सवाल सीरीज LCR से आते हैं, इसलिए इसको अभी देख कितने तरीके से मैं इसको खत्म कर दूंगा। सर यहां पर अभी तो 3 कॉम्बिनेशन लगाए हैं, मतलब करंट इनमें सेम ही होगा। यस, सीरीज में करंट सेम होता है। वोल्टेज करना है अपने को, ड्रॉप वगैरह कुछ, तो वोल्टेज में अपन क्या करेंगे सर, फेजर से खेलेंगे। फेजर से खेल सर, करंट यहां पर है, करंट यहां पर है, रेजिस्टर और करंट सेम फेज में होते हैं, ऐसे आएगा। वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाय 2, एंड यहां पर कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स बाय पाई बाय 2 बोल सकता हूं, क्योंकि करंट पाई बाय 2 से लीड करता है। हाँ सर, ये फेजर बनेगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बोल, ये फेजर बनेगा। यस, यहां पर क्या बन सकते हैं सर, 3 केसेस ओवरऑल बनते हैं। पहला केस मैंने ये माना, पहला केस मैंने माना कि VL बड़ा है VC से,
VL बटा VC से, तो VL माइनस VC यहां पर आएगा और यहां पर वोल्टेज ऐसा आएगा। यहां पर ये क्या है सर, VR है यहां पर, और यहां पर करंट है, और ये अपन ऐसे बना है। तो tan phi यहां पर क्या होगा, tan phi क्या लिख सकता है बेटा तू, सर tan phi मैं लिख सकता हूं VL, इसको ऐसे ले, वेक्टर का शिफ्ट कर, VL माइनस VC बटा VR, तो ऐसे लिख सकता हूं। सर मैं इसको उसके टर्म्स में कैसे लिखूं, उसके टर्म्स में, रेजिस्टेंस के टर्म्स में कैसे लिखूं, सर यहां पर मैं लिख सकता हूं XL माइनस XC। यस, वोल्टेज ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, और यहां पर रेजिस्टेंस, तो यहां पर क्या आएगा, XL माइनस XC बटा R। tan phi समझ में आ गया सर, अभी हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पीछे इतनी मेहनत की, तो अभी हमें समझ में आ रहा है। अभी दूसरा केस क्या होगा, अगर VC ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सर ऐसा जाएगा, VC ज्यादा हुआ, VC माइनस VL आएगा, यहां पर क्या है, VR है, यहां पर क्या है बेटा, VR है, और इसी डायरेक्शन में हमने करंट माना है। तो यहां पर देखना tan phi हम लोग क्या लिख सकते हैं, VC माइनस VL बाय VR, इसको शिफ्ट किया हम लोगों ने, इसको शिफ्ट किया, आ रहा है सर। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, यहां पर काय सी ज्यादा हुआ होगा, काय सी माइनस काय एल, काय सी माइनस काय एल अपॉन आर। वाह सर, हमें समझ में आया, हमें समझ में आया। अगर मैंने बोला यहां पर cos phi क्या होता है सर, R बाय Z, Z क्या होता है, इंपेडेंस, तो दोनों के केसेस में अलग अलग इंपेडेंस आएंगे। सर दोनों के केसेस में ये तो सेम टर्म कॉमन, ये R वाला, यहां पर क्या आएगा सर, L ज्यादा है तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यहां पर C ज्यादा है तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अरे सर ये तो सिमेट्रिकली हमें फील आ गया, यस फील आ गया। जितना उसने सवाल नहीं पूछा, उसने ज्यादातर बोर्ड्स में cos phi पे ही सवाल पूछा है, लेकिन मैंने tan phi भी करवा दिया है तुझे, tan phi भी करवा दिया है, यस क्लियर है बेटा। सीरीज LCR का ये दो केसेस है, पहला ये केस, दूसरा ये केस। सर तीसरा कौन सा केस होता है, तीसरा केस भी इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं तीसरे केस पे। सर ऐसा कैसा ये केस है, ये देख, तीसरा केस है कि अगर वोल्टेज सेम हो गया, तो वोल्टेज सेम हो गया तो मैंने बोला था सिमेट्रिकल रिलेशन है, वोल्टेज सेम हो गया तो काय एल बराबर काय सी आएगा, यस सर। तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसा सेम हो गया तो ये कट गया, ये कट गया, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगा, यस इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसा आएगा कुछ। cos phi क्या होगा, 1। सर जब भी cos phi 1 होता है तभी पावर मैक्सिमम होती है क्या, हाँ सर cos phi जब भी 1 होता है तभी पावर मैक्सिमम होती है। ये रेजिस्टिव सर्किट बन गया क्या, यस सर ये रेजिस्टिव सर्किट बन गया। सर यहां पर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, सर ये तो रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है, क्यों, रेजोनेंस की कंडीशन वो पूछ सकता है, काय एल बराबर काय सी, या फिर मैं लिख सकता हूं VL बराबर VC, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। रेजोनेंस में क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। सर ये हमें समझ में नहीं आया, करंट मैक्सिमम क्यों है, करंट मैक्सिमम क्यों है बेटा, यहां पर ध्यान से देखना, इंपेडेंस मिनिमम, इंपेडेंस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द करंट। तो यहां पर इंपेडेंस सिर्फ R के बराबर है। पहले केसेस में क्या आ रहा था, फील कराओ, पहले केसेस में क्या आ रहा था सर, यहां पर सब जगह पे प्लस आ रहा था, R से थोड़ी ज्यादा आ रही थी, इसलिए यहां पर तो एग्जैक्टली ये R के बराबर आ रहा है, मतलब इंपेडेंस मिनिमम है। और अगर मैं कहता हूं कि इंपेडेंस मिनिमम है, इंपेडेंस मिनिमम है, तो मैं कह सकता हूं कि करंट मैक्सिमम होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट कम है, मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, हाँ गुरुजी। तो रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, इसकी फील आ गई, यस। अभी आपको सीधा सवाल मिलेगा बोर्ड में, ये सीधे सवाल मिलेंगे आपको, सर ओमेगा नॉट मतलब ओमेगा एट रेजोनेंस क्या आएगा, सर आपने प्रूव नहीं करवा, ठीक है लिख दे यहां पर, यहां पर क्या लिखेगा, इन दोनों को सेम कर, इन दोनों को सेम कर, यहां पर क्या होगा, ओमेगा एल बराबर 1 बाय ओमेगा सी, निकाल ले यहां पर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एल सी, तो निकाल सकता है, आएगा सर, ये भी निकाल सकते हैं। सर फ्रीक्वेंसी का आपने प्रूव नहीं करा है, लिख यहां पर 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी, इसको सॉल्व कर, यही रिलेशन आएगा, यस सर। समझ में आया,
ये रिलेशन आएगा, दोनों को रटना है, दोनों को याद रखना है। यस सर। ये ग्राफ मैंने आपको बताया है, ये ग्राफ हम लोग किसके साथ बनाते हैं सर? हम लोग ये ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के साथ ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए ये क्या है सर? थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड मतलब क्या? जहां पर करंट मैक्सिमम है, करंट यहां पर मैक्सिमम है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी सर? ये रेजोनेंस की कंडीशन होगी। और यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट डिफाइन करते हैं। हाँ सर। तो हाँ, हम लोग क्या कहते हैं कि इसके साइड में यहां पर एक यहां पर हम लोग एक ओमेगा मान सकते हैं, यहां पर हम लोग एक ओमेगा मान सकते हैं, ओमेगा 1, और यहां पर हम लोग मान सकते हैं ओमेगा 2। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी, बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी, उतना क्वालिटी फैक्टर कम होगा। सर ये कौन सी वाला है क्वालिटी फैक्टर? ध्यान से सुनना बेटा, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। यही बस आपको याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या? कि कौन सा रेडियो अच्छा है, कौन सा रेडियो अच्छा है। मतलब अगर मैंने बोला, अगर एक खाली पेज ले लेते हैं, अगर मैंने बोला यहां पर ऐसा अपने को ग्राफ देखने को मिल रहा है, ऐसा अपने को एक ग्राफ देखने को मिल रहा है, और इस केस में मैंने कहा ऐसा हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा रेडियो होगा? ये सपोज मेरा रेडियो, सर का रेडियो, सर का रेडियो ऐसा है, और यहां पर बच्चों का रेडियो है। यहां पर क्या है सर? बच्चों का रेडियो है। तो यहां पर बताइए कौन सा रेडियो अच्छा होगा, किसमें ट्यूनिंग अच्छी होगी? सर हम लोग देख सकते हैं यहां पर इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है, मतलब यहां का क्वालिटी फैक्टर कम होगा। क्वालिटी फैक्टर कम होगा मतलब ये सर आपका रेडियो तो बकवास निकला, आपका रेडियो तो बकवास निकला। क्योंकि इसका रीजन भी है। अगर मैं ये बोलूं, यहां पर आपने मार्क किया तो रेजोनेंस पे, रेजोनेंस जितने करंट पे, तो बाकी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है। मतलब अगर आप रेडियो में ट्यून करोगे कुछ, तो अगर आपने कुछ तो रेडियो में ट्यून किया, तो यहां पर कुछ बरा, यहां पर कौन सा गाना बज रहा है? टन 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 टन, और यहां पर भी कुछ गाना बज रहा है, साइमल्टेनियसली 2-3 गाने बज रहे हैं। यस, साइमल्टेनियसली 2-3 गाने बज रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों का रेडियो एकदम शानदार है, क्योंकि यहां पर एक ही पर्टिकुलर ट्यूनिंग पे फ्रीक्वेंसी हिट हो रही है, मतलब इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। हमारे बच्चों का रेडियो एकदम मॉडर्न है, और सर का तो पुराना फटा हुआ रेडियो है। यस, तो यहां पर एक चीज याद रखेंगे, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा, दैट इज बैंडविड्थ। डेल्टा ओमेगा क्या है बेटा? बैंडविड्थ। समझ में आया? फील आया इस कॉन्सेप्ट का? फील आया? यस सर। आगे बढ़ते बेटा, आगे मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको दी है ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर सको। ये सवाल मैंने देखे थे कुछ, इसलिए अगर आपको एसी में मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर मिलता है, सिर्फ एसी है ये और ये मिक्सचर है, तो सिर्फ एसी में अगर आपको मिलता है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो यहां पर आप आई आर एम में सीधा ये याद रखोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको मिलता है, इसके कहूंगा मैं आपको, यहां पर कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं, एमसीक्यू यहां पर कुछ आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं ए प्लस बी साइन थीटा। सर ए तो कांस्टेंट है, ए किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ए डीसी का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है बेटा? एसी का, क्योंकि इसका साइनसोइडल फंक्शन है। तो आईआरएमएस हम लोग कैसे निकालते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर कंटिन्यूअस वैल्यूज में आपको एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू रूट आई डॉट डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, रूट नहीं है बेटा, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की साइन है, इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी बटा इंटीग्रेशन डी टी। यहां से आप लिमिट्स पुट कर सकते हो। सपोज लिमिट आपको दिया है t1 से t2, तो यहां पर t1 से t2 आप लिमिट पुट कर सकते हो, t1 से t2, और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई एवरेज की जगह उसने अगर आरएमएस पूछा, तो आरएमएस क्या होता है?
सर आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन प्रोसीजर उल्टी होती है, स्क्वायर मीन रूट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर स्क्वायर किया और उसका मीन निकाला, मीन मतलब एवरेज, तो ये एवरेज छाप लेंगे हम लोग ऐसे, यस, और फिर उसका रूट निकालेंगे ऐसा। तो ऐसा भी आपको फंक्शन में, फंक्शन मतलब वो ऐसा फंक्शन दे सकता है कि i इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, तो इसका वो दोनों पूछ सकता है। तो यहां पर सवाल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लिमिट्स दे सकता है t1 से, यहां पर अगर उसने दिया t1 से t इज इक्वल्स टू 1 से t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स तक एवरेज वैल्यू निकालो और आरएमएस वैल्यू निकालो। तो पहले एवरेज के लिए सीधा ये पुट करेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे, लेकिन आरएमएस करने के लिए पहले हम लोग इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, फिर ये प्रोसीजर लगाएंगे और फिर रूट निकालेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जनरली बोर्ड्स का लेवल अच्छा आया तो वो इन टॉपिक्स पे सवाल बना सकता है, यस। चाहिए तो बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर मैंने अच्छे से आपको लिखा, इसका आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। i इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, तो यहां पर t1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड और t2 की वैल्यू है 3 सेकेंड। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालिए, i एवरेज कितना होगा, और यहां पर i आरएमएस निकालिए कितना होगा। तो ये आप कमेंट कर सकते हो बेटा आंसर, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, यस। आगे बढ़े, ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब ओपी पॉइंट्स आप इसे कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा सवाल चांसेस नहीं है, लेकिन आ सकते हैं, यस। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सर, ट्रांसफॉर्मर पे तो सवाल आना निश्चित ही है। ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर का पहले हम लोग एनसीईआरटी से आप लोग थियरी पढ़ेंगे। बेसिक इसका क्या होता है बेटा, यहां पर प्राइमरी कॉइल है, यहां पर प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, ऐसी है, पेन ले लेता हूं मैं, ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, यस सर ये प्राइमरी कॉइल है, और यहां पर मैंने सेकेंडरी कॉइल लगाई है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो ये स्टेप अप या स्टेप डाउन में यूज होता है। अगर मैंने कहा यहां पर कुछ वोल्टेज Vp है और यहां पर कुछ वोल्टेज Vs है, अगर मैंने इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे, तो ओवरऑल क्या होगा, ये वोल्टेज कम होगा, क्योंकि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसलिए मैंने क्या बोला, इसके टर्न्स मैंने ज्यादा रखे और इसके टर्न्स मैंने कम किए, तो ओवरऑल ये इस वोल्टेज के कंपैरिजन में ये वोल्टेज कम होगा, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज होगा, यस सर। लेकिन अगर मैंने उल्टा किया, उल्टा मैंने काम किया कि यहां पर एनपी के टर्न्स मैंने कम रखे और एनएस के टर्न्स मैंने अचानक बढ़ा दिए, तो Vs की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। तो आप कह सकते हो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, यस। समझ में आया? ये कौन से फिनोमिना पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में वर्क करता है, जो अपन ने ईएमआई में पढ़ा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दो कॉइल के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसमें लिंक होगा, यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आगे जाके लिंक होगा। जैसे यहां पर डॉट्स बनाए गए हैं एरो के फॉर्म में कि यहां पर जो आएगा वो इसमें लिंक होगा और उससे ये सोर्स लाइट जलेगी। समझ में आया? इसको भाई थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, एफिशिएंसी 100%, जनरली हम लोग एफिशिएंसी 100% मानते हैं, तो एफिशिएंसी 100%, तो Vs अपॉन Vp इज इक्वल्स टू Ns अपॉन Np, डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहां पर 100% एफिशिएंसी है, मतलब जो पावर आउटपुट है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, पावर आउटपुट है ये, और ये मैंने इनपुट पावर डाला है, ये मैंने इनपुट पावर डाला है, तो पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, मतलब सेकेंडरी का बराबर प्राइमरी का, ये ऐसे में लिख सकता हूं। तो यहां पर ये आपको इनवर्स रिलेशन मिलता है कि Vs अपॉन Vp इज इक्वल्स टू Ip अपॉन Is, ये आपको इनवर्स रिलेशन मिलता है, दैट इज वोल्टेज बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
करंट, अगर ये केस आपको मिलेगा तो यस। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी दी, उसने कहा एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो हमें पावर आउटपुट की वैल्यू बताओ। उसने पावर इनपुट सपोज दिया और पूछा पावर आउटपुट क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पावर आउटपुट बराबर एफिशिएंसी ईटा इनटू कितना होगा सर, पावर इनपुट। ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको पावर आउटपुट निकालना है। जनरली मैक्सिमम केसेस में बोर्ड क्वेश्चन इस पे आएगा कि स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है। स्टेप अप में मैंने बोला कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होंगे, और स्टेप डाउन में क्या होगा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। यस, समझ में आया, समझ में आया। तो यहां पर मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं। जब भी आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ोगे तभी आप इसका आंसर कर सकते हो कि यहां पर हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, या हम लोग यहां पर यूज करते हैं हार्ड आयरन। ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका सिलेबस हुआ होगा तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि सॉफ्ट आयरन हम लोग यूज करते हैं या हार्ड आयरन हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका लेक्चर। थैंक यू बच्चों, आपने मेरे साथ इस सेशन को कंप्लीट किया। हम लोगों ने माइंड मैप सीरीज में 5th चैप्टर आज का कंप्लीट कर दिया है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट अपना कंप्लीट हो गया। आप एनसीईआरटी से ट्रांसफॉर्मर्स को रीड करोगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। कम ही है क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन है सिर्फ एनसीईआरटी के। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, मोटिवेटेड रहना। लास्ट का समय है, आपको रिवाइज करना है अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिजिक्स का पेपर 20 फेब को है, 20 फेब को अपना पेपर है। तब तक अपने सारे चैप्टर्स माइंड मैप के थ्रू कवर होंगे और आपको इनको रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज के टाइप के सवाल ही रिपीट होते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले माइंड मैप के लिए, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। ओके बाय।